हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची बघेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट साइंस के, है ना, जो हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ रखे हैं, जैसे सेल बायोलॉजी पढ़ रखा है ना, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है, और बायोमोलिक्यूल्स में सिर्फ हमारा कार्बोहाइड्रेट रह गया, बाकी प्रोटीन पढ़ रखे हैं, मिनरल्स, एंजाइम्स सब पढ़ रखे हैं, है ना। तो जो हमने चैप्टर पढ़ लिए हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आज हम लोग देखेंगे। सेल बायोलॉजी के भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में देखने मिलते हैं, तो उनके भी क्वेश्चन देखेंगे जो हमेशा पूछा जाता है। और आज से स्टूडेंट महत्वपूर्ण फैक्ट की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो हम जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस भी करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट। केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बाल, नाखून, सींग और चोंच में पाया जाता है ना। तो हम लोगों ने जब प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब देखा था बहुत सारे प्रोटीन के टाइप थे ना। एक सिंपल प्रोटीन था, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था, डेरिवेटिव प्रोटीन था, है ना। मतलब सिंपल प्रोटीन क्या थे? सरल प्रोटीन थे। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी देखे थे हमने, फॉस्फोलिपिड वगैरह, ठीक है। फिर डेरिवेटिव में देखा था हमने स्टेरॉल वगैरह देखा था, और कोलेस्ट्रॉल देखा था, है ना। स्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल या स्टेराइड और कोलेस्ट्रॉल देखा था। तो जो सिंपल प्रोटीन में जो क्या आ रहा था? केराटिन आ रहा था, है ना। क्या आ रहा था? केराटिन आ रहा था। तो केराटिन का एग्जाम्पल क्या क्या है स्टूडेंट? बाल, नाखून, सींग और चोंच। इंपॉर्टेंट फैक्ट तो लाए हैं हमने, लेकिन मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी भी कि क्यों ही इसका आंसर ये होगा, है ना, और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के। तो केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता? बाल, नाखून, सींग और चोंच में पाया जाता था, है ना। तो ये क्या है? मृत कोशिकाएं हमारे शरीर की। क्या है? मृत कोशिकाएं शरीर की। ये सींग किस में होते हैं? एनिमल्स में होते हैं। बाल हमारे में होते हैं। तो ये क्या है? मृत कोशिकाओं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमेशा पूछता है कि केराटिन प्रोटीन शरीर में किन किन जगह पर पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? बाल, नाखून, सींग और चोंच में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न कौन करते हैं, है ना। तो वसा करते हैं, है ना। प्रोटीन भी मतलब क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं। मैंने आपको बताया था, जो अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है? 9.1 होती है ना। और 1 ग्राम अगर प्रोटीन टूटेगा तो कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4.3 या 4.1 भी होता है कहीं, ठीक है। और 1 ग्राम अगर फैट टूटता है तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है ना। तो ये है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन मतलब उत्पन्न करता है? वसा या फैट उत्पन्न करता है। कौन करता है? वसा या फैट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है ना। हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र में बहुत सारे क्या है? अंग है, पाचक अंग है ना। तो सबसे पहले आता है मुख गुहा आता है ना। मुख गुहा में क्या है? दांत, जीभ है। उसके बाद क्या आता है? हमारी आहार नाल आती है। फिर आता है क्या? आहार नाल के बाद क्या आता है? स्टोमक आता है। स्टोमक के बाद आती है क्या? छोटी आंत। अग्ना से आता है बीच में, फिर आती है छोटी आंत। छोटी आंत क्या? फिर बड़ी आंत, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो स्टार्ट कहाँ से जाता है? मुख से ही हो जाता है ना। मतलब लार से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन चालू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम, या एमाइलेज एंजाइम को क्या बोलते हैं? टायरिन एंजाइम, है ना। तो वो क्या करता है? लार का पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो लार से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूर्ण तरीके से पाचन नहीं होता है। ये पूर्ण तरीके से पाचन कहाँ पर कंप्लीट होता है? छोटी आंत में होता है। वैसे ही प्रोटीन का पाचन भी कहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट? आमाशय से या स्टोमक से चालू हो जाता है। लेकिन अगर पूर्णतः पाचन की बात की जाए तो पूर्णतः पाचन कहाँ कंप्लीट होता है? छोटी आंत में। वैसे ही वसा, वसा का तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ही पाचन होता है। कहाँ? आमाशय में। किंतु पूर्ण तरीके से अगर पाचन की बात की जाए तो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, अगर तीनों का पाचन कहाँ पर होता है, तो ये भी होता है कहाँ? छोटी आंत में। और कंप्लीटली पाचन भी कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और जो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट लाई हुई है ना, जो हम अभी आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट आप लोग देखोगे एग्जाम में तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और हम जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीकरण में अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो कौन करते हैं? वसा। तो हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी कितने ग्राम, मतलब हम उस पॉइंट का डिटेल में भी जाएंगे कि बाकी के बारे में भी हम देखेंगे कि बाकी जो क्यों नहीं आ रहे हैं, और जो आंसर है तो वो क्यों है आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या? लार में एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। मैंने अभी आपको बताया था, जो लार में एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लार में क्या होता है? म्यूसिन भी होता है ना। क्या होता है? म्यूसिन होता है। लार में क्या होता है? म्यूसिन भी आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, ठीक है। तो लार में म्यूसिन एंजाइम क्या करता है?
भोजन को लसलसा करता है ना, मतलब चिकनाहट लाता है भोजन में, मतलब मिलाता है, लार जब मिलता है उसमें तो भोजन में क्या करता है, चिकनाहट लाता है या लसलसा बनाता है, ताकि जो है भोजन अच्छे से अंदर निगल जाए, है ना। तो क्या करता है, लसलसा करता है या चिकनाहट लाता है भोजन में, म्यूसिन। ठीक है, तो एमाइलेज और टायरिन एंजाइम क्या करता है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है ना। अब नेक्स्ट है, दूध की प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन है। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में एंजाइम पढ़ा था, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो क्या काम करते हैं, एंजाइम कोई भी क्रिया रहती है, रासायनिक क्रिया, है ना, तो उसकी जो क्रिया की दर को क्या करते हैं, तीव्र कर देते हैं या तेज कर देते हैं। तो वैसे ही दूध की प्रोटीन में पचाने वाला एंजाइम क्या होता है स्टूडेंट, जो दूध की प्रोटीन को सिर्फ एक ही एंजाइम पाचन करता है उसका, जो रेनिन करता है ना। जैसे दूध की प्रोटीन है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मैंने आपको बताया था जब प्रोटीन पढ़ाया था तब, दूध में होती केसिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती। दूध में तो दूसरी प्रोटीन भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा 80% जो कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन होती है। और बाकी की 20% दूसरी रहती है, जैसे लैक्टोएल्ब्यूमिन रहती है ना, ग्लोब्युलिन रहती है। तो ये बाकी की प्रोटीन है 20%, हाँ, जो बाकी की जैसे लैक्टोएल्ब्यूमिन है। और केसिन प्रोटीन जो रहती है वो कितने परसेंट रहती है, 80% रहती है। सिर्फ और सिर्फ केसिन प्रोटीन 80% रहती है, जो बाकी 20% प्रोटीन लैक्टोएल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, ये सब रहती है। ठीक है, तो जो दूध की प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दूध की जो केसिन प्रोटीन रहती है ना स्टूडेंट, प्लस कैल्शियम, दूध में क्या होता है, कैल्शियम, है ना। तो कैसिन प्रोटीन दूध की और कैल्शियम, इसको जो रेनिन एंजाइम रहता है ये काय में बदल देता है, पैरा कैसिनेट में बदल देता है ना। कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन है, समझ लो। जो दूध में केसिन प्रोटीन रहती है और दूध में क्या रहता है, कैल्शियम जो रहता है, तो उसको रेनिन एंजाइम, ये कहाँ पाया जाता है, रेनिन एंजाइम स्टोमक में पाया जाता है या आमाशय में पाया जाता है। जो आमाशय में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, तो ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध में उपस्थित कैल्शियम प्रोटीन या कैल्शियम प्रोटीन को कैल्शियम को और कैसिन प्रोटीन को क्या किस में बदल देता है, पैरा कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। किस में बदल देता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है ना। तो ये कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन एंजाइम। आप तो इतना याद रखें कि दूध की जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, कि रेनिन एंजाइम होता है ना। तो दूध की, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि केसिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो क्या होता है, रेनिन होता है ना। ऐसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि केसिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन होता है, या दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन होता है ना। अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था, है ना, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बन रहे थे, प्रोटीन बन रहे थे, और प्रोटीन से ही क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, है ना। मतलब एंजाइम ही क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीवों में रासायनिक क्रिया को तेज करने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी रासायनिक क्रिया हो, जैसे पाचन हो, है ना, पाचन होता है, सब ये सब किसके कारण होता है, एंजाइम के कारण। अगर स्टूडेंट, अगर एंजाइम नहीं होगा बॉडी में, तो किसी भी चीज़ मतलब अभिक्रिया कंप्लीट ही नहीं होगी, और होगी तो बहुत ही धीमी गति से होगी, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं एंजाइम। ये क्या काम करते हैं, जीवों की रासायनिक क्रिया को तेज करने का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिपिड। लिपिड का पाचन कौन सा एंजाइम करता है स्टूडेंट, लाइपेज एंजाइम करता है ना। हम लोगों ने देखे थे जो, ठीक है, क्या देखा था हम लोगों ने कि जो फैट का पाचन क्या कर रहा था, कौन कर रहा था, लाइपेज एंजाइम कर रहा था। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप याद रखोगे। ठीक है, जो दूध की फैट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है स्टूडेंट, एमाइलेज एंजाइम करता है। कौन करता है, एमाइलेज। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्टाइडेज। ठीक है, ये, या प्रोटीन का पाचन पेप्टाइडेज या पेप्टाइडेज भी करता है, ट्रिप्सिन भी करता है। तो ये क्या काम करते हैं, फैट का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम, और प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्टाइडेज, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग याद रखोगे कि लिपिड का पाचन, लिपिड ही क्या है, हमारा फैट है ना। लिपिड ही क्या है, फैट। फैट या लिपिड एक ही चीज़ है। तो लिपिड या फैट का पाचन कौन कर रहा है, लाइपेज एंजाइम कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम कर रहा है, कौन कर रहा है, पेप्टाइडेज कर रहा है ना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, पीपीएलओ।
पीपीएलओ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आता है यहाँ से भी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा होती है। तो पीपीएलओ का कभी कभी क्या पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है ना, तो आप लोगों को पीपीएलओ का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। पीपीएलओ सबसे छोटी कोशिका है ना, इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये पीपीएलओ का फुल फॉर्म है। ये भी पूछ सकता है कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कौन सी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका, इसी को क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है स्टूडेंट? शुतुरमुर्ग का अंडा होती है ना, तो याद रखना सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, है ना। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है ना, या तंत्रिका कोशिका होती है। तो सबसे लंबी कौन सी हो गई? न्यूरॉन हो गई। सबसे छोटी कौन सी हो गई? पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा या प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और सबसे लंबी न्यूरॉन है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयाँ, है ना। तो हमारी बॉडी में सबसे छोटी जो इकाई होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। यही हमारे शरीर की संरचना करती है और क्रिया में भी सहायक होती है, मतलब कोशिका, है ना। तो कोशिका तो शरीर की सबसे छोटी इकाई या क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। वैसे ही कुछ कुछ ऑर्गेन में उनकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं। शरीर की कोशिका क्या होती है? शरीर की कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है ना। अब नेक्स्ट क्या, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है ना। किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं, है ना। लाखों की संख्या में क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। तो अगर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात की जाए किडनी की, तो क्या होते हैं? नेफ्रॉन होती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? नेफ्रॉन होते हैं। अब नेक्स्ट है लिवर, है ना। लिवर या यकृत, ऐसे ऐसे लोब्यूल्स बने होते हैं स्टूडेंट लिवर में। ये क्या काम करते हैं? बाइल का निर्माण करते हैं ना, ये हिपेटिक लोब्यूल। तो जो यकृत की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन होगी? हिपेटिक लोब्यूल होंगे। क्या होंगे? हिपेटिक लोब्यूल होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं? ब्रेन, है ना। ब्रेन की भी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट ये। किडनी की है नेफ्रॉन, यकृत की हिपेटिक लोब्यूल, ब्रेन की है न्यूरॉन, और श्वसन तंत्र या फेफड़ों की क्या है? एल्वियोलाई, है ना। क्या है? एल्वियोलाई, या इसको बोलते हैं श्वसन कूप करके बोलते हैं। श्वसन कूपिकाएं, ठीक है। हड्डी की क्या होती है? ऑस्टियोन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड्डी की क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई पूछ ले, सबसे छोटी इकाई पूछ ले हड्डी की, तो ऑस्टियन या हैवर्सियन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हैवर्सियन। हैवर्सियन सिस्टम रहता है बोन्स में, तो ऑस्टियन नाम से ही आप लोग याद रख सकते हैं कि ऑस्टियन क्या है? हड्डी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब कि बहुत सारे ऑस्टियन सेल से मिलकर क्या बनेगी? हड्डी बनेगी। क्या होती है? फॉलिकल्स होते हैं स्टूडेंट। अंडाशय को क्या बोलते हैं? ओवरी भी कहते हैं, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब और यहाँ से जुड़ी होती है, फिम्बरी के द्वारा क्या जुड़ी होती है? ओवरी जुड़ी होती है। ये अंडाशय की, ये है अंडाशय, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। और यहाँ पर क्या रहती है? ओवरी रहती है ना। क्या रहती है? ओवरी रहती है। तो इसी ओवरी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल रहते हैं, या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक फॉलिकल रहते हैं। इसलिए अंडाशय की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? फॉलिकल्स है ना। अब नेक्स्ट क्या है? वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है स्टूडेंट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लोगे आपको। शरीर की कोशिका है, किडनी की नेफ्रॉन है, यकृत की क्या है? हिपेटिक लोब्यूल्स, ब्रेन की है न्यूरॉन है, श्वसन तंत्र या फेफड़ों की एल्वियोलाई है, और हड्डी की क्या है? ऑस्टियोन है। अंडाशय की है फॉलिकल्स, और वृषण की है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या? कोशिका की खोज। तो हम लोगों ने कोशिका बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ा है। कोशिका आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ा है, लेकिन ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और केंद्रक की खोज किसने की थी स्टूडेंट? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, है ना। कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों में रॉबर्ट आ रहा है, लेकिन कोशिका की खोज में आ रहा है हुक, और ब्राउन किस में? केंद्रक की खोज में, है ना। अब नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था?
कोशिका सिद्धांत में बहुत सारे पॉइंट है स्टूडेंट की, मतलब शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है ना। कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, मतलब पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का जन्म होता है। तो ये सब कोशिका सिद्धांत के पॉइंट है। तो कोशिका सिद्धांत के ये पॉइंट किसने दिया था? स्लीडेन और श्वान साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? स्लीडेन एवं श्वान साइंटिस्ट ने दिया था। स्टूडेंट कैरियोलॉजी है ना, केंद्रक को क्या बोलते हैं? कैरियन भी कहा जाता है। केंद्रक को क्या बोलते हैं? कैरियन। इसलिए लॉजी मतलब अध्ययन है ना, तो केंद्रक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। अब नेक्स्ट है सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? केंद्रक होता है। और केंद्रक को क्या बोलते हैं? मास्टर भी बोलते हैं, है ना, सेल मास्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मास्टर क्या काम करता है? पूरी मतलब पूरी क्लास को मतलब हैंडल करता है ना, कि सबको बताता है कि आपको ये पढ़ के आना, ये काम करना है। वैसे ही क्या करता है? केंद्रक, है ना। केंद्रक अगर नहीं रहेगा तो कोशिका मर जाएगी। तो केंद्रक ही सब कुछ करता है कोशिका का, मतलब सारा नियंत्रण, या सेल का मैनेजर कहो या कंट्रोलर कहो या मास्टर कहो, तो सब कौन होता है? केंद्रक होता है। और याद रखोगे इसके बारे में कि सबसे बड़ा कोशिकांग भी है। और दूसरी चीज़ याद करो कि ये दो प्रकार, मतलब दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है केंद्रक, है ना। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। सेल मैनेजर या सेल नियंत्रक होता है, कंट्रोलर होता है, मास्टर होता है, और क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक। और सबसे छोटा कोशिकांग भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या होता है? सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। छोटा कोशिकांग कौन सा होता है स्टूडेंट? राइबोसोम होता है। याद रखो कि सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक और सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़े हैं कि 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 80 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जो 70 इस प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं, और जो 80 इस प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं। तो ऐसे ही हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ते जाएंगे, तो हमारे मतलब कंप्लीट भी होते जाएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। और फिर दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको कम समय में ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। मतलब कि कम समय में अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे तो एग्जाम जैसे पास में तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट देखकर भी जा सकते हैं ना। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।